तो जी हाँ, आप सभी बीपीएससी अभ्यर्थियों का करियर बुक चैनल पर सुस्वागतम। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे और अपना जो एक लक्ष्य है उसकी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो चलिए, आज के सेशन में जो हम लोग बात करेंगे वो बात करेंगे आपको क्लास 7th के जो विज्ञान का 5वां अध्याय है, वो आपका अम्ल, क्षार और लवण है। उसके बारे में हम लोग जानेंगे और कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे ताकि थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर हो और जो किस टाइप के क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं उसके बारे में भी जानेंगे। ठीक ना? तो चलते हैं। पहला कॉन्सेप्ट जो है आपका, पहला कॉन्सेप्ट ये है कि जो अम्ल, क्षार और जो लवण है उसको हम लोग पहचानेंगे कैसे। ठीक ना? जो आपका एसिड, बेस और जो एक तरह से साल्ट है वो किस तरह से पहचानिए। तो कुछ एक टिप्स है जिसके वजह से आप उसको पहचान सकते हैं। उसके कुछ गुण है, कुछ उसकी प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से आप अम्ल को पहचान सकते हैं, क्षार को भी पहचान सकते हैं और लवण को भी पहचान सकते हैं। आइए देखते हैं क्या क्या एक तरह से प्रॉपर्टीज है। जब हम अम्ल की बात करेंगे मेरे दोस्त, जब अम्ल की बात करेंगे और यहां पे आपका क्षार, ठीक ना, तो अम्ल जनरली क्या होता है, ये अम्ल आपका ये खट्टा होता है। कोई भी चीज अगर वो खट्टा हो, कोई भी चीज अगर खट्टा हो उसमें अम्ल या एसिड है। अम्ल का सबसे एक तरह से पहचान की है, जो अगर खट्टापन है उसमें तो वो उसमें क्या होगा, आपको अम्ल है। जिस तरह से देखिए नींबू खट्टा है, सिरका खट्टा है, तो एक तरह से ये रखिए जो अचार जिस तरह से हो गया वो आपका खट्टा है, तो उसमें आप कहीं ना कोई अम्ल है। ठीक ना? वही अगर क्षारक की बात करें तो क्षारक का प्रॉपर्टी ये होता है, ये कड़वा होता है। ठीक ना? ये आपका हो जाएगा कड़वा। स्वाद के अनुसार अगर बात करें तो क्षारक जो होता है आपका कड़वा होता है। जिस तरह से अगर अगर जैसे करेला वगैरह खाते हैं तो आपको कड़वा या तीता लगता है ना, तो वही चीज हो गया जो वो उसमें कड़वापन होगा। ओके। दूसरी अगर बात करें तो उसका चेक किया जाता है आपका जो पीएच वैल्यू से। ठीक ना? पीएच वैल्यू से मतलब पावर ऑफ हाइड्रोजन की जो वैल्यू होगी वो लेस देन आपका क्या होगा, 7। ठीक है? थोड़ी देर बाद आपको बताएंगे जो पीएच वैल्यू किस प्रकार देखते हैं। जो 7 से कम है तो क्या होगा, 7 से ज्यादा है तो क्या होगा। लेकिन जब पीएच वैल्यू उसका अगर 7 से कम होगा तो वो क्या कहलाएगा, आपका अम्ल कहलाएगा। ठीक है? अगर हम क्षारक की बात करें तो क्षारक में भी अगर पीएच की वैल्यू, ध्यान रखिएगा पीएच की वैल्यू क्या हो जाता है, वो ग्रेटर देन 7 होता है। मतलब 7 से अगर ज्यादा है, अगर 7 से ज्यादा है तो वो क्या हो जाएगा, आपका सीधा सीधा हो जाएगा, वो क्षार हो जाएगा। ठीक ना? तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, एक चीज ध्यान रखिएगा, एक चीज याद रखिएगा, अनिल। एक चीज नाम याद रखिएगा, अनिल। ठीक ना? कहने का मतलब ये है जो अम्ल में क्या होता है, नीला, ध्यान रखिएगा, नीला लिटमस जो होता है, नीला को ये किस में बदल देता है, ये नीला को बदल देता है आपका लाल में। नीला लिटमस पत्र को इस किस में कन्वर्ट कर देता है, वो लाल में। अनिल, अनिल याद रख लीजिएगा, जो अम्ल जो है आपको वो नीला को किस में कन्वर्ट करेगा, लाल में। अम्ल किसको करेगा कन्वर्ट, नीला लिटमस पत्र को कन्वर्ट कर देगा किसमें, लाल में। अगर नीला लिटमस पत्र को अगर लाल में कन्वर्ट कर दिया, कोई भी अगर केमिकल है, तो वो क्या कहलाता, अम्ल कहलाता। ठीक उसका जस्ट अपोजिट जो यहां पे हो जाएगा आपको, जो क्षारक क्या कहलाता है आपको, लाल लिटमस पत्र को, ठीक ना, लाल को किसमें बदल देगा भैया, ये लाल को बदल देगा, इसको नीला में बदल देगा। लाल लिटमस पत्र को किसमें बदल देगा, नीला में बदल जाएगा। तो अभी अम्ल और क्षारक के बारे में अगर बात कर ले तो हम लोग कुछ 3 पॉइंट पढ़े। क्या है, जो अम्ल की बात करें तो अम्ल खट्टा होता है। ठीक ना? पीएच वैल्यू उसकी क्या हो जाएगी, 7 से कम होगी, और वो नीला लिटमस पत्र को किसमें बदल देगा भैया, लाल में बदल देगा। क्षारक की बात करें तो क्षारक क्या होता है, कड़वा होता है। क्षारक क्या होता है आपका, कड़वा होता है, और उसकी पीएच वैल्यू, ठीक ना, पीएच वैल्यू क्या हो जाएगा, 7 से। ठीक ना? ये पीएच वैल्यू जो हो गया 7 से आपका क्या होगा, ग्रेटर देन होगा, और ये जो लाल लिटमस पत्र को नीला में बदल देगा। ठीक ना? इसको याद कैसे रखेंगे, तो अनिल से याद रखेंगे, अनिल। ठीक ना? अम्ल नीला को किस में बदलेगा भैया, लाल में बदलेंगे। ठीक ना? वैसे भी कभी भी एसिड वगैरह आपके जैसे चमड़ा वगैरह पे या स्किन पे आपके पड़ जाता है, या एसिड अटैक वगैरह से भी कभी पड़ जाता है, तो होता क्या है, देखिए वो चेहरा क्या हो जाता है, वहां पर जो धब्बा हो जाता है वो लाल टाइप में हो जाता है। इससे भी याद रखिएगा, जो किस में बदल देगा भैया, लाल में बदलेगा। तो किसका, नीला लिटमस पत्र को लाल में बदलेगा। ये तो होगी कुछ बेसिक एक तरफ से। ठीक ना? लेकिन कुछ साइंटिस्ट जो है इसको एक अलग वे से भी इसको डिफाइन किया। ठीक ना? तो आइए उन चीज को भी हम लोग जानते हैं। अब साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग क्या है अम्ल और क्षार के, उसके बारे में हम लोग जानते हैं। देखिए यहां पे फिर से हम अम्ल लिखते हैं। देखिए अम्ल
और आपका क्षार जो है उसको एक तरह से हम इस तरह से डिनोट करना चाहते हैं ताकि आप कंपेरिजन वे जो होता है, कंपेरिजन वे से समझना क्या होता है थोड़ा सा आसान होता है और ये आपको याद रख सकते हैं, ठीक ना। देखिए अब ये जो है क्षारक और अम्ल है, इसको किस प्रकार से साइंटिस्ट किया गया है, तो देखिए आर्हेनियस के अकॉर्डिंग, अगर आर्हेनियस के अकॉर्डिंग बात किया जाए तो उसका ये कहना है अम्ल के बारे में, तो जब उसको हम जल में डालते हैं ना तो H+, देखिए H+ आयन क्या करता है, वो प्रदान करता है, H+ आयन प्रदान करेगा। जब हम किसी भी पदार्थ को अगर हम जल में डाल रहे हैं, अगर वो H+ प्रदान करे, ध्यान रखिएगा जब वो H+ प्रदान करे तो वो क्या कहलाता है, अम्ल कहलाता है। वहीं पे अगर क्षारक की बात करेंगे तो ये क्षारक क्या कहलाता है भैया, ये OH- आयन जो होगा आपको वो प्रदान करेगा, OH- आयन आपको प्रदान करेगा। तो आर्हेनियस के अकॉर्डिंग क्या है अम्ल, जो H+ आयन आपको एक तरह से दे, ठीक है। क्षारक क्या हो गया भैया, OH दे। चलिए देख लेते हैं इस चीज को एक एग्जांपल के माध्यम से। देखिए जब एक तरह से HCl है, ठीक ना, ध्यान रखिएगा, जब HCl आप थोड़ी देर पहले अध्याय 2 में जो पढ़े थे HCl के बारे में, जो कि आपके एक तरह से पाचन तंत्र में आपको पढ़ाए थे, तो HCl के बारे में बताए थे। तो HCl में क्या है, H+ आयन है और क्या क्लोरीन आयन है एक तरह से। तो ये जो H+ आयन एक तरह से है, इसी वजह से HCl क्या हो गया, मेरा अम्ल हो गया, ठीक ना। वही बात कर ले अगर इसका NaOH का बात करें, NaOH की बात करें तो देखिए इसमें क्या है, OH का क्या Na+ हो गया और यहाँ पे OH क्या हो गया आपका, OH- हो गया। तो यहाँ पे जो OH आयन एक तरह से ये अपने पास प्रदान कर रहा रख रहा है, तो इसी वजह से इसको क्या बोलेंगे, NaOH को हम लोग बोलेंगे ये क्षारक का एग्जाम्पल हो जाएगा, ये क्षारक का एग्जाम्पल हो जाएगा। तो ये कौन सा कहा था भैया, ये आर्हेनियस बाबा बोले थे, ठीक है। और भी जो कुछ बात है दूसरे वैज्ञानिक क्या बोले थे, बॉस्टन एंड लोरी ने क्या कहा था, इसी बात को अपने एक तरीके से पेश किया था। कैसे, तो उनका कहना है कि भैया तो ये प्रोटोन प्रदान करता है, ठीक ना, प्रोटोन प्रदान करता है, ठीक ना। और ये क्या करता है, ये प्रदान करता है, देता है, ठीक ना। और ये क्या करता है, प्रोटॉन को क्या करता है, स्वीकार करता है। ये दे रहा है भैया तो ये ले रहा है, समझिएगा बात को। जैसे प्रोटॉन क्या करता है, स्वीकार करता है, ठीक है। अब देखिए H+ को एक तरह से समझ लीजिए ये हाइड्रोजन, जब भी आपको कोई अम्ल जो है आपको अगर धातु से रिएक्शन देगा तो हाइड्रोजन मुक्त करेगा। ध्यान रखिएगा ये चीज हम लोग क्लास 10th के जब एसिड बेस अम्ल पढ़ेंगे वहां पे, तो उस समय इसको और ज्यादा डिटेल से पढ़ेंगे कि किस तरह से धातु से रिएक्शन होगा तो किस तरह से होगा, और भी अम्ल से अगर रिएक्शन होगा तो क्या होगा, ये टोटल चीज जो है हम लोग वहां पे डिटेल से पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पे बेसिक समझना पहले बहुत जरूरी है, ठीक ना, क्योंकि हम लोग क्लास 7 का एक स्टेप बाय स्टेप चीजें पढ़ रहे हैं ताकि क्या होगा कि आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल आपको क्लियर होते चला जाएगा। तो अब H की बात करें तो देखिए H का क्या होता है, एक इधर भी एक हो जाएगा। तो H हाइड्रोजन में क्या होता है जी, न्यूट्रॉन नहीं होता है, हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन होगा ही नहीं, तो देगा भैया क्या, तो प्रोटॉन ही देगा ना। तो इसी बात को वो एक दूसरे वे में बोला है कि जो क्या करता है, प्रोटॉन को प्रदान करता है। समझिएगा इस बात को, हाइड्रोजन में क्या होता है, न्यूट्रॉन नहीं होता है, क्योंकि देखिए इसमें से एक यहाँ से घटा दीजिएगा तो क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, ठीक ना। तो आपको हाइड्रोजन में क्या हो जाएगा, न्यूट्रॉन तो रहता नहीं, तो सिर्फ प्रोटॉन ही रहता है, तो ये प्रोटॉन ही क्या करेगा, आपको प्रदान करेगा। ओके, उम्मीद है आपको समझ में आ रही होगी। अब तीसरा जो है लुईस का एक थ्योरी है, जो इलेक्ट्रॉन के रिलेटेड लुईस थ्योरी है। ये क्या कर रहा है, एक जोड़ी, ध्यान रखिएगा, ये एक निर्जन जोड़ी क्या करता है, निर्जन जोड़ी आपको इलेक्ट्रॉन का क्या करता है, लुईस इलेक्ट्रॉन सिद्धांत की अगर बात करें तो क्या करता है ये, कि एक निर्जन जोड़ी जो है आपका जो इलेक्ट्रॉन है क्या करता है, वो स्वीकार करता है। अभी तक जो भी बात कर रहा था ये क्या कर रहा था, दे रहा था, इलेक्ट्रॉन भी प्रदान कर रहा था, लेकिन ये क्या करता है, एक निर्जन जोड़ी जो है आपको स्वीकार करता है, एक तरह से एक्सेप्ट करता था। ये क्या करेगा आपका, ये उतना ही एक तरह से क्या करेगा, प्रदान करेगा, मतलब क्या करेगा, ये देगा। तो ये अम्ल क्या करता है, एक निर्जन जोड़ी मतलब 2 इलेक्ट्रॉन क्या करता है, वो आपको लेगा। जिस तरह से अगर अभी थोड़ी देर पहले क्या बताए थे आपको, जब धातु से आपका रिएक्शन हो रहा है, ठीक ना, जब धातु से रिएक्शन हो रहा है आपको अम्ल का, ठीक ना, अम्ल अगर धातु से रिएक्शन कर रहा है तो देखिए धातु में क्या होता है, प्लस चार्ज होगा, ठीक ना। तो ये जो प्लस चार्ज होगा तो अम्ल क्या करेगा, इसको एक्सेप्ट कर लेगा, ये जो चार्ज है ना एक तरह से, ये चार्ज क्या करेगा, यहाँ पे एक्सेप्ट कर लेगा,
इसी वजह से इसी चीज को एक तरह से मॉडर्न में अगर इसी चीज की वैल्यू एक तरह से है, जो वो क्या है, जो लुईस का जो इलेक्ट्रॉन सिद्धांत है आपको एसिड के बारे में, वो यही है, ठीक ना। इसी चीज की अभी एक तरह से मानता है और हम लोग इस चीज को मोस्टली हम लोग फॉलो कर रहे हैं, ठीक ना। तो अभी तीन चीज पढ़े, अम्ल और क्षार के बारे में क्या भैया, जो H+ जो जल में घुलने के बाद वो H+ दे दे, दूसरा क्या है वो प्रोटॉन प्रदान करे, तीसरा क्या चीज है एक निर्जन जोड़ी क्या करे वो स्वीकार करे। क्षार के बारे में बात करेंगे तो क्या करे भैया, जो वो क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, वो H होगा उसके पास, और क्या होगा दूसरा, वो प्रोटॉन का स्वीकार करेगा, और एक निर्जन जोड़ी जो क्या कर रहा है उसको क्या करेगा प्रदान करेगा, ठीक ना। तो ये सारी चीज जो है आपका एसिड और बेस का एक तरह से आपका एक पार्ट था, एक इंपॉर्टेंट पोर्शन था जो कि आपका बेसिक है, ठीक ना। अब एक चीज और आएगा जो भैया जब एसिड मतलब अम्ल, एसिड मतलब ए है, ठीक ना, एसिड प्लस अगर बेस हो जाए, एसिड प्लस बेस हो जाए तो क्या बनेगा, ध्यान रखिए कि एसिड प्लस जब बेस होगा तो ये आपका लवण बनेगा, मतलब साल्ट बनेगा, उसके साथ साथ क्या होगा जल निकलेगा आपका, और जल के साथ साथ क्या होगा उष्मा, हीट, एक तरह से हीट भी क्या होगा आपको, हीट भी आपको बाहर निकलेगा। कहने का मतलब जब भी एसिड का रिएक्शन अगर आप बेस से मतलब एसिड और बेस को जब मिलाएंगे तो आपका क्या बनेगा लवण, कहने का मतलब साल्ट बनेगा, और क्या निकलेगा जल भी निकलेगा और हीट निकलेगा। समझिएगा बात को, जिस तरह से एसिड में भी तो क्या था आपको HCl था, हाँ पढ़े थे थोड़ी देर पहले, प्लस अगर बेस NaOH, है। अब देखिए जब ये रिएक्शन करेगा तो क्या निकलेगा, देखिए यहाँ पे ये प्लस इसका चार्ज है, ठीक ना, तो ये क्या हो जाएगा देखिए सीधा सा NaOH NaCl बनेगा, NaCl प्लस क्या हो जाएगा भैया H2O हो जाएगा, जल हो जाएगा। तो कहने का मतलब जब भी एसिड का रिएक्शन अगर एसिड और बेस को एक साथ लाइएगा तो क्या बन जाएगा लवण बन जाएगा, साल्ट बन जाएगा, और ये क्या हो जाएगा आपको इसके साथ जल निकलेगा, ठीक ना। तो ये NaCl क्या है, NaCl ही आपका साल्ट है, जो घर में भी यूज करते हैं NaCl आपका है क्या है एक साल्ट है। तो जब भी एसिड और प्लस बेस कीजिएगा तो क्या निकलेगा आपका भैया लवण बनेगा, साल्ट बनेगा, और जल निकलेगा, उसके साथ कुछ ना कुछ उष्मा भी आपको निकलेगा। तो इस टाइप का भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जो एसिड और बेस मिलाने पर आपका क्या बनता भैया लवण बनेगा, और क्या दूसरा क्या चीज बनेगा जल बनेगा, ठीक ना। बढ़ते हैं आगे की ओर, जो कुछ ऐसी चीज है, जो कुछ ऐसा अम्ल है आपका, वो आपको एग्जाम में पूछता ही पूछता है। देखिए यहां पे इस स्क्रीन पे अभी आप देख रहे होंगे तो आपको कुछ अम्ल का नाम होगा और किस में पाया जाता है ये आपको दिख रहे होंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्शन है आपका, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक तरह से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आप इसको लिख सकते हैं, क्योंकि इससे आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ जाएगा जो किसमें क्या अम्ल पाया जाता है, कुछ इंपॉर्टेंट है आपका, उसमें पूछ देगा डायरेक्ट क्वेश्चन जो किसमें क्या पाया जाता है। और ये एनसीईआरटी का ही एक तरह से क्रॉप किया हुआ आपके पास सामने है। देखिए अगर सिरका की बात करें तो सिरका में आपको या ध्यान रखिएगा वो एसिटी का अम्ल पाया जाता है। सिरका में किसकी कौन सा अम्ल पाया जाता है, वो एसिटी का अम्ल पाया जाता है। चींटी का डंक जो मतलब चींटी जो काटती है तो वो एक तरह से आपको क्या करता है फॉर्मिक अम्ल, ध्यान रखिएगा कि चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, ये फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। वहीं पे अगर नींबू के कुल जामात मतलब ये जो भी चाहे संतरा हो या नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो साइट्रिक एसिड मतलब साइट्रिक अम्ल आपको नींबू या संतरा में पाया जाता है, ठीक है। अगर दही की बात करें तो दही में क्या पाया जाता है लैक्टिक अम्ल, ध्यान रखिएगा दही की बात करें तो दही में क्या पाया जाता है लैक्टिक अम्ल। पालक है, ये पालक में भी ऑक्जेलिक अम्ल एक तरह से ऑक्जेलिक अम्ल पाया में ये पालक में आपको पाया जाता है। वहीं पे जो आंवला सिट्रिक फल जो है जिसमें विटामिन सी एक तरह से वो एस्कॉर्बिक अम्ल पाया जाता है, आपको किसमें आंवला में पाया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप जरूर इसको दिमाग में रख लीजिए क्योंकि इसे डायरेक्ट क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है, ठीक ना। इमली अंगूर कच्चे आम वगैरह में टार्टिक अम्ल पाया जाता है, ठीक ना। और देखिए एक चीज देखिएगा सिरका भी क्या है आपको खट्टा है, दही भी क्या है खट्टा है। हम आपको थोड़ी देर पहले भी बताए थे जो खट्टा है जिसका स्वाद आपको खट्टा महसूस हो रहा है तो वो अम्ल होगा ही होगा, ठीक ना। आंवला खट्टापन रहेगा, इमली अंगूर में भी खट्टापन रहता है। देखिए कच्चा आम तो खट्टा है ही, उसमें कौन सा आम पाया जाता है तो वो है आपका टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। तो जो भी अम्ल अगर होगा तो वो खट्टा होगा, ये तो है ही, लेकिन किस में कौन सा अम्ल पाया जाता है तो ये सारे चीज जो है आपको इंपॉर्टेंट है। और ये सारे जो भी अम्ल है ये अम्ल क्या होता है प्रकृति में पाई जाती है, ये सब सारा चीज जो है नेचुरल है, ठीक ना। इसको जरूर आप माइंड में रख लीजिएगा। और कुछ बात कर लेते हैं हम लोग जो क्षारक का, जो क्षारक भी कौन कौन से उसको भी समझ लेते हैं।
क्योंकि चूने का जो पानी है, चूने का पानी आपको, ये भी एक क्षार है, चूने का पानी क्या है, क्षार है। और इसमें कौन सा एक तरह से क्षारक पाया जाता है, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक ना। अमोनिया हाइड्रोक्साइड देखिए खिड़की के कांच द्वारा साफ करने के लिए एक उपयुक्त क्या मार्जक है। और एक चीज जरूर ध्यान रखिएगा, क्षारक जो होता है, क्षारक में एक चीज होता है ये, जो साबुन, जैसे साबुन में जैसे होता है ना एक मतलब फिसलनपन होता है, तो उसी तरह से जो भी क्षारक होगा ना, उसमें क्षारक में आपको साबुन जैसा एक तो आपको फिसलनपन मिलेगा, ठीक ना। देखिए आगे देखिए, जो साबुन भी क्या एक तरह से क्षारक है आपका। इसमें क्या पाया जाता है भाई, सोडियम हाइड्रोक्साइड या पाया जाएगा या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड पाया जाता है, ठीक ना। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड या जिसको दूधिया मैग्नीशियम या मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपको, ये कभी कभी पूछ देगा, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया को आप किस नाम से जानते हैं, तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया को किस नाम से जानते हैं, तो आपको मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के नाम से जानते हैं। तो ये सारा चीज क्या है भैया, ये आपका क्षारक है, ठीक है। बढ़ते हैं आगे की ओर। जो अब कुछ बात जो है, जो हम पीएच की बात कर रहे थे थोड़ी देर पहले, पीएच की वैल्यू, तो देखिए क्या होता है, जो पीएच की वैल्यू जो है आपको, ये सफर करता है, उसका 0 से लेके 7 के बीच सफर करता है। माफ कीजिएगा, ये 0 से लेके 14 तक के बीच करता है, जिसमें 7 का क्या है, उदासीन है, न्यूट्रल है। 7 क्या भैया है, उदासीन है। और इससे पहले मतलब 0 से 7 के बीच अगर बात करें तो ये हो जाएगा भैया एसिड हो जाएगा, और 7 से लेकर 14 के बीच बात करें तो ये हो जाएगा बेस होगा। मतलब जिसकी वैल्यू अगर 0 से 7 के बीच होगा तो वो हमेशा एसिड होगा। पीएच वैल्यू अगर 0 से 7 के बीच है तो वो हमेशा एसिड होगा, और 7 से 14 के बीच होगा तो वो हमेशा क्या हो जाएगा भैया, बेस हो जाएगा, ठीक ना। अब कुछ जो इंपॉर्टेंट है, जहां से आपको क्वेश्चन पूछता ही पूछता, उसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। जैसे समुद्री जल है, तो समुद्री जल क्या होगा, उसकी पीएच वैल्यू, ये आपका पीएच वैल्यू है, समुद्री जल की पीएच वैल्यू हो जाती है 8.4 हो जाता है। एक अप्रोक्स में याद रख लीजिएगा कि समुद्री जल की जो पीएच वैल्यू है वो आपको 8.7 होती है, ठीक ना। अगर वहीं रक्त की बात कर ले तो रक्त का पीएच वैल्यू हो जाता है आपको 7.4 हो जाता है। रक्त की अगर पीएच वैल्यू है तो 7 आपका 4 हो जाता है, ठीक ना। लार की वैल्यू क्या होती है, 6 आपको 5 हो जाएगी, ठीक ना। इसको याद रखिएगा, लार मतलब एक तरह से ब्रेन लाड़ा था ना, तो लाड़ा क्या है, तो 6 हीट करता, तो उस तरह से 6 के अप्रोक्स में होगा, इसके इतना दिमाग रख लीजिएगा, और 6.5 रख लीजिएगा। दूध, दूध क्या हो जाएगा भैया, दूध का वैल्यू हो जाता है आपको 6.4, मतलब दूध का भी आप कहीं ना कहीं 6 रखिए, ठीक ना। अब शराब, जो आपका वाइन है, वाइन का जो एक तरह से पीएच वैल्यू होगा वो हो जाता है आपको 2.8 हो जाता है, और ये बहुत ही एक तरह से एसिडिक होता है, बहुत ज्यादा एसिडिक हो जाता है एक तरह से। देखिए सिरका, सिरका की वैल्यू आपको हो जाती है 2.4, ये भी बहुत ज्यादा एसिडिक होता है। नींबू उससे भी ज्यादा एसिडिक होता है, 2.2 के करीब होता है नींबू, क्योंकि बहुत ज्यादा एसिडिक होता है, ठीक ना। बहुत ज्यादा एसिडिक कहने का मतलब इसकी वैल्यू देखिए यहाँ पे कहीं आएगी। तो जो ये एक तरह से जो आपके पास सामने में दिख रहा है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो समुद्री जल है, ये पूछ सकता है आपको। रक्त है, रक्त की वैल्यू क्या होती है, 7.4 होती है। ये कहीं ना कहीं क्या होता है, न्यूट्रल के अप्रोक्स में होता है, 7 पर अगर न्यूट्रल है इसे आ जाता है किस में भैया, ये बेस में आ जाता है। लार है, लार क्या आपको 6.5 होता है, ये थोड़ा सा एसिडिक होता है। इसी वजह से क्या होता है, बैक्टीरिया वगैरह जो मुंह में हम लोग भोजन करते हैं, तो बैक्टीरिया वगैरह को क्या करता है, मारने की काम करता है। आपके पेट में HCl क्या बनता है, अम्ल बनता है, जो थोड़ी देर पहले भी बताए थे आपको, मतलब पिछले सेशन में बताए थे आपको। शराब क्या होता है, ये 2.8 होता है। सिरका ये 2.4 होता है, और नींबू जिसका 2.2 होता है। इसको जरूर आप याद कर लीजिएगा, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, ठीक ना। बढ़ते हैं आगे की ओर। अब बात कर रहे हैं हमारे आसपास के प्राकृतिक सूचक, ठीक ना। तो सूचक के बारे में ये है कि जो एक तरह से बताता ये है कि भैया ये एसिड है या बेस, एक तरह से सूचक के रूप में बताता है। तो पहला चीज तो ये क्या है, लिटमस है। लिटमस पर जो क्या करता था, एक तरह से एसिड जब डालते थे तो अनिल याद है आपको, अनिल, ठीक ना। एसिड क्या करता है, नीला को किस में बदल देता भैया, लाल में। हल्दी भी एक तरह से प्राकृतिक सूचक है, हल्दी भी एक तरह से प्राकृतिक सूचक है। एक चीज देखिएगा, जिस तरह से अगर कोई भी भोजन आप करते हैं तो क्या करता, कोई भी अगर भोजन का जो थोड़ा बहुत अगर सट पे पड़ जाता है था तो क्या होता था, उसके बाद उस पर साबुन लगाते थे तो क्या हो जाता, वो बदल किस में जाता था, लाल में बदल जाता होगा। कभी आप ध्यान दीजिएगा, तो हल्दी लगा हुआ कपड़ा पे अगर साबुन से छुड़ाते थे तो उसमें किस में बदल जाता था, लाल में बदल जाता था। क्या क्या, हल्दी भी एक क्या क्या प्राकृतिक सूचक है एक तरह से। और साबुन क्या भैया, साबुन के बारे में थोड़ी देर पहले बताए, तो वो क्या है आपका बेस है। गुड़हल के पुष्प भी जो है क्या है, ये एक तरह से प्राकृतिक सूचक है। उससे भी हम क्या है, एसिड या बेस है क्या है, आपको उसको पता कर सकते हैं। तो 3 तरह के एक तरह से प्राकृतिक सूचक, एक लिटमस है, हल्दी है, और दूसरा तीसरा क्या है, गुड़हल के पुष्प है। बढ़ते आगे की ओर। और आगे में क्या है, आपको दैनिक जीवन में जो है
उदासीनीकरण के उदाहरण, कहने का मतलब जब एसिड एक तरह से था, एसिड को किससे मिला है भैया, बेस से, तो कहीं ना कहीं क्या हो गया, न्यूट्रल हो गया। जो आपका लवण जो एक तरह से बन रहा है, साल्ट जो बन रहा है, लवण बन रहा है, ये आप क्या किए, उसको एक न्यूट्रल किए, उदासीन किए, एसिड के प्रभाव को कम की। किस तरह से भैया, बेस के साथ उसका रिएक्शन करा के, बेस के साथ उसको मिला के। जब अपाचन होता है, ठीक ना, जब आपका भोजन पचता नहीं, ठीक ना, तो आप क्या करते हैं, इनो लेते हैं। भोजन जब नहीं पचता तो इनो पीते हैं, ठीक ना, आपको क्या करता है, एक रिलैक्स मिलता है। तो देखिए आपका अमाशय में जो है क्या है, हाइड्रोक्लोरिक HCl अम्ल, अमाशय में आपका HCl अम्ल होता है, तो वहां अम्ल है। तो इनो एक तरह से कहीं ना कहीं बेस एक है, जहां पर इनो आपको वहां मिक्स करने के बाद वो क्या करता है, उदासीन हो जाता है, मतलब अम्ल के प्रभाव को क्या कर देता है, एक तरह से खत्म कर देता है, ठीक है। आप अध्याय 2 में भी पढ़ चुके हैं कि ये भोजन के पचन में हमारी सहायता करते हैं, HCl सहायता करते हैं, लेकिन अमाशय में अम्ल की आवश्यकता से अधिक मात्रा से क्या होता है, अपाचन होता है। जब जितना होना चाहिए उससे ज्यादा अगर हो जाता है तो आपको क्या, अपाचन हो जाता है। जिस तरह से कभी कभी देखते धुइयां ढकार होना, खट्टी ढकार होना, वो बोलते हैं ना भैया क्या हो रहा है, भैया खट्टा ढकार हो रहा है। तो वो खट्टापन कहां से आ रहा है, वो अम्ल से आ रहा है, क्योंकि अम्ल की प्रकृति है क्या भैया, खट्टा है। अम्ल की प्रकृति है क्या हो रहा है, खट्टा है, ठीक ना। तो इसमें और दूसरा क्या चीज होता है, जैसे दूध या मैग्नीशियम, ठीक ना, तो ये आप यूज करते हैं, मिल्क और मैग्नीशियम का वो चीज यूज करते हैं। जब यूज करते हैं तो क्या करते हैं, एक तरह से उदासीनीकरण करता है, ठीक ना, न्यूट्रल एक तरह से कर रहा है, ठीक ना। तो ये क्या करता है, अम्ल के प्रभाव को कम कर देता है। जिसमें क्या होता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है, ये क्या करता है, अत्यधिक अम्ल के प्रभाव को क्या कर देता है, उदासीन कर देता है। तो आपसे इस क्वेश्चन पूछ सकता है यहाँ पे, जो अपाचन के समय में आप क्या करते हैं, तो किस तरह का ट्रीटमेंट। तो ये क्या होता है, अपाचन में, अपाचन जब होता है तो भैया HCl हो रहा है, HCl को क्या उदासीन किया जाता है। तो दूधिया मैग्नीशियम जैसा प्रति अम्ल एक तरह से उसको हम लोग यूज करते हैं, ठीक ना। बढ़ते हैं आगे की ओर। आगे में देखिए चींटी का जब डंक लगती है तो वहां पे क्या होता है, आपको वो आपको एक तरह से चींटी के डंक में है, थोड़ी देर पहले भी बताया था क्या है, जो वो अम्ल होता है, तो क्या करता है, वो अम्ल एक तरह से डाल देता है। अब आम के प्रभाव को नमयुक्त या खाने का सोडा, जिसको होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या किलेमाइन जो है विलियन मिला के वहां पे क्या है, तो उसके प्रभाव को कम किया जाता है। तो क्वेश्चन इसे पूछ सकता है, जो चींटी के डंक लगने के बाद आप किस तरह का उपचार करते हैं, तो भैया क्या वहां लेप लगाते हैं, तो ये क्या है, किलेमाइन होगा, या नहीं तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, आपको ये यूज करते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, उसको एक तरह से क्या किया, उदासीन कर दिए, मतलब एसिड और बेस दोनों मिल गया भैया, तो उदासीन हो गया, ठीक है। बढ़ते आगे की ओर। अब आगे का जो उपयोग है वो देखिए, मृदा मतलब भूमि, भूमि का भी एक तरह से उपजाऊ, मतलब भूमि का जो उपजाऊ होता है वो भी हम क्या करते हैं, उसका उपचार कर सकते हैं। मान लीजिए भूमि जो आपका एसिडिक हो गया या बेस हो गया, तो फिर हम क्या करते हैं, उसको भी हम उपचार करते हैं। किस तरह से, जब हम एसिड और बेस का एक तरह से जब रिएक्शन करा के हम उसका उपचार करते हैं, क्या होता है भैया, रासायनिक उर्वरक का अत्यधिक उपयोग मृदा को क्या करता है, एक तरह से अम्लीय बना देता है, या तो क्षारीय बना देगा, कुछ तो हो जाएगा। तो अब क्या करते हैं, उसमें क्या होता है, ज्यादा अगर अम्लीय भी हो रहा है, ज्यादा क्षारीय होता है, जो पौधे का जो विकास होगा, वो विकास क्या हो रहा है, सही से हो नहीं रहा, ठीक। अब देखिए जब अम्लीय होगा तो ध्यान रखिए कि जब अम्लीय हो जा रहा है तो उसमें क्या होता है, बुझा हुआ चूना, मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड अथवा बुझा हुआ चूना, कैल्शियम ऑक्साइड या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से क्या करते हैं, उसका उपचार करते हैं, ठीक ना। जब आपका भूमि, मृदा क्या हो जाता है, जब वो अम्लीय हो जाता है, तो या तो उसमें कैल्शियम ऑक्साइड मिलाते हैं या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिलाते हैं, ठीक ना। उसका हम लोग एक तरह से इसको न्यूट्रल कर देते हैं। अगर आपका क्षारीय हो जाए, ठीक ना, मृदा आपका क्या क्षारीय हो जाए, तो उसमें क्या यूज करते हैं, हम कंपोस्ट खाद यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, कंपोस्ट खाद यूज करते हैं, और एक तरह से उसको न्यूट्रल करते हैं ताकि पौधे का विकास ज्यादा अच्छे से हो सके, ठीक है। अब देखिए कारखाना है, कारखाने से भी जो बहुत सारा जो एक अपशिष्ट पदार्थ है, वेस्ट पदार्थ निकलता है, तो उसमें भी कुछ ना कुछ अम्ल के भी इफेक्ट रहते हैं। अगर वो डायरेक्ट उसको नदी में बहा दिया जाए तो नदी में जो भी जल जीव है, जो जीव है जो जल में रह रहे हैं, मछली वगैरह, उसके लाइफ को इफेक्ट करेगा, बिल्कुल करेगा। और कहीं ना कहीं मेरा रिवर, नदी क्या पोल्यूशन होगा। उसको कारखाने के निकलने वाले जो भी अपशिष्ट पदार्थ है उसको एक तरह से नदी में एक तरह से डंप करने से पहले उसको क्या किया जाता है भैया, उसको भी क्या किया जाता है, उसको एक उदासीनीकरण किया जाता है, उसको न्यूट्रल किया जाता है, ठीक ना। तो उम्मीद है कि जो अभी तक जो भी एक तरह से कॉन्सेप्ट पढ़े हम लोग, पहले अम्ल के बारे में पढ़े, क्षार के बारे में पढ़े, ठीक, लवण के बारे में पढ़े, और उसका एक तरह से कहाँ पे किस मटेरियल में, किस फल में कहाँ पे क्या अम्ल पाया जाता है, कहाँ क्षार पाया जाता है,
उसका उपयोग भी हम एक तरह से जाने, जिस तरह से उपयोग अगर हम अपाचन हो जाए तो किस प्रकार कर सकते हैं, चींटी का डंक अगर लग जाए तो किस तरह कर सकते हैं, ये सारी बातें अभी हम जाना। ठीक है, आगे जो कुछ क्वेश्चन है इससे रिलेटेड, उस क्वेश्चन को भी हम लोग सॉल्व करते हैं ताकि हम लोग का जो एक तरह से थ्योरी अभी जो पढ़े तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। अब देखिए कह रहा पीएच प्रदर्शित करता है, पीएच क्या प्रदर्शित करता है इसके बारे में बताना है। तो देखिए पीएच क्या प्रदर्शित करता है, विलयन की अम्लता या क्षारकता, मतलब विलयन के बारे में बताता है वो अम्ल है कि क्षार है। अगर वो 0 से लेकर 7 के बीच है, 0 से लेकर 7 के बीच है तो क्या बताता भैया ये अम्ल है। अगर 7 से 14 के बीच है, 7 से लेकर 14 तक के बीच है तो ये क्या बताता भैया ये क्या है, बेस है, क्षार है। तो पीएच क्या प्रदर्शित करता है, जो विलयन है, विलयन का क्या अम्लता या क्षारकता को क्या एक तरह से क्या करता है वो प्रदर्शित करता है। ठीक ना, बढ़ते आगे की ओर। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के जलीय विलयन का पीएच लगभग हो सकता है, इसके बारे में बता रहे हैं। जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है HCl है, आपको HCl का जो जलीय विलयन होगा उसका पीएच क्या होगा ये आपको बताना है। ठीक ना, एक चीज बताइए, जब भी HCl का जो पीएच वैल्यू होगा किसके बीच होगा भैया, 0 से लेकर 7 के बीच, है कि HCl क्या भैया ये तो अम्ल है, एसिड है। जब भी होगा क्या होगा, 0 से लेकर 7 के बीच ही होगा। ऑप्शन में देखिए 7, 9, 12, तो क्या होगा कम से कम कह रहा है पीएच लगभग हो सकता है, तो वो क्या होगा 2 के करीब होगा आपको। ठीक ना, ओके, बढ़ते हैं आगे की ओर। अब कह रहा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है हाइड्रोजन तथा डैश तत्वों से बना होता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को किस तरह से लिखता है भैया, HCl। ये किससे बना, हाइड्रोजन, और किससे दूसरा बनाते हैं, ये Cl क्या है भैया, क्लोरीन है, तो दूसरा क्या हाइड्रोजन और उसके बाद क्या है भैया क्लोरीन है। तो ऑप्शन आपका सीधा सीधा बी हो जाएगा। जो HCl अम्ल है वो आपके किससे बना होगा, हाइड्रोजन से बना होगा, और दूसरा क्या चाहिए होगा वो क्लोरीन से बना होगा, है ना। बढ़ते हैं आगे की ओर। जो पानी में घुलने के पश्चात 7 से कम पीएच वाला यौगिक, तो पानी में घुलने के बाद 7 से कम, तो थोड़ी देर पहले भैया क्या बताया था आपको, 7 से कम वाला क्या होता है, अम्ल होगा, एसिड होगा। 7 से कम जो भी होगा वो क्या होगा, एसिड होगा। एसिड के बारे में देखिए कि जब ऑप्शन में देखिएगा तो सिरका जो है आपका, सिरका का क्या आ रहा था 2.4 के करीब आ रहा था, फिर नींबू का आ रहा था 2.2 आ रहा था, नींबू आ रहा था। ऑप्शन एक बार देख लेते पीछे की ओर। ठीक ना, देखिए सिरका 2.4 हम बोले थे आपको, जिस तरह से इसको चीज दिमाग में रख लीजिए, लेकिन इससे क्वेश्चन आपको डायरेक्ट पूछा जा सकता है। ठीक ना, तो नींबू का 2.2 हो गया और सिरका का क्या 2.4। तो इस तरह से आपका जब ऑप्शन देखिएगा तो कौन सा ऑप्शन होगा भैया, सीधा सिरका होगा, क्योंकि 7 से कम, जो 7 से कम होगा क्या होगा भैया, एसिड होगा। ठीक है, तो एसिड आपका सिरका क्या है भैया, एसिड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और कह रहा समान लवण कौन सा, और समान लवण की बात करो, साल्ट कौन सा है। ठीक ना, तो समान लवण की बात करेंगे तो देखिए सोडियम क्लोराइड, कहने का मतलब NaCl। अभी थोड़ी देर पहले भी आपको बताए थे HCl को जब आप NaOH से जब आप एक तरह से संपर्क करते हैं तो आपको क्या बनता है भैया, NaCl बनता था, और क्या बनता था, जल, H2O बन जाता था। ठीक है, तो ये क्या है, NaCl क्या एक समान लवण है। तो समान NaCl को क्या बोलते हैं हम लोग, सोडियम क्लोराइड बोलते हैं। तो इस तरह से ऑप्शन आपका ये हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक ना, अब बात कर रहा है जो मानव रक्त का पीएच वैल्यू कितना होगा, मानव रक्त की पीएच वैल्यू आपको कितना होगा ये आपको बताना है। अब कह रहा है मानव रक्त का पीएच वैल्यू कितना होगा, तो थोड़ी देर पहले भी आपको बताए थे जी, देखिए मानव रक्त का पीएच वैल्यू आप दिमाग में रख लीजिए, क्योंकि आपको इससे क्वेश्चन आ सकता था। देखिए मानव रक्त का पीएच वैल्यू आपने जो अभी याद की होगी, जो 7.4 के करीब होगा। ठीक ना, देखिए ऑप्शन में देखिए तो ये 7.5, तो कोई बात नहीं, आप दिमाग में रख लीजिए जो मानव रक्त है आपका, मानव रक्त, ठीक ना, मानव रक्त का जो पीएच वैल्यू होगा आपका 7.5 होगा या 7.4, कोई भी एक दिमाग में रख सकते हैं, तो आप ऑप्शन के अनुसार उसको छांट लीजिएगा। तो मानव रक्त का पीएच वैल्यू क्या होगा भैया, तो 7.5 या 7.4 होगा, उसके करीब है आपका, तो ये सीधा सीधा हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। ठीक ना, बढ़ते हैं आगे की ओर। कहा शुद्ध जल का पीएच मान क्या होगा, शुद्ध जल, तो शुद्ध जल क्या होता है भैया, ये शुद्ध जल जो होता है ये उदासीन होता है। शुद्ध जल क्या होता है भैया, ये उदासीन होता है, और उदासीन का मतलब ये है जिसका पीएच वैल्यू क्या होगा भैया, 7 होगा। शुद्ध जल क्या होता है भैया, उदासीन होगा, और उदासीन के पीएच वैल्यू के टर्म में अगर बात करें तो क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो इस तरह से ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, राइट आंसर। तो उम्मीद है आज का सेशन आपको पसंद आया होगा, और हम लोग नेक्स्ट सेशन में इससे जो अगला टॉपिक है आपको, ठीक ना, उसके समझेंगे। तो अभी जितना भी चीज कंटेंट्स का पढ़ाया गया आप उसको एक तरह से रिवीजन कीजिए, उसको पढ़िए, और आप सभी को बहुत बहुत शुभकामना है, और बहुत ज़्यादा मेहनत कीजिए कि आपका बस एक पड़ाव है आपके आपके नौकरी के लिए। ठीक ना, तो आज के सेशन के इतना ही, फिर मिलेंगे हम लोग नए सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।